बीएससी पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री के इकाई 3 का नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। नाम है रमन स्पेक्ट्रम। जब किसी निश्चित आवृत्ति के एक वर्णी प्रकाश पुंज को किसी पदार्थ चाहे ठोस, द्रव या गैस से गुजारा जाता है तो प्रकीर्णन होता है तथा प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति Vs या ν s आपतित प्रकाश की आवृत्ति ν I के समान, उच्च या भिन्न हो सकती है। अतः इन प्रकाश आवृत्तियों के मध्य अंतर को रमन आवृत्ति या रमन शिफ्ट कहते हैं। अर्थात किसी एक वर्णी पुंज को किसी पदार्थ से प्रकीर्णित किया जाता है तो आपतित और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्तियों के मध्य जो अंतर है उसी को हम रमन आवृत्ति या रमन शिफ्ट कहते हैं। इन आवृत्तियों में अंतर के कारण स्पेक्ट्रम में प्राप्त लाइनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है डेल्टा न्यू यदि 0 है, अर्थात आपतित और स्टैकर्ड या परावर्तित आवृत्तियां समान हो, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई आवृत्तियों में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम रेले प्रकीर्णन रेखाएं कहते हैं। लेकिन यदि डेल्टा न्यू का मान 0 से ज़्यादा है, अर्थात आपतित विकिरण की आवृत्ति का मान परावर्तित विकिरण की आवृत्ति से ज़्यादा है, तो स्टोक प्रकीर्णन रेखाएं या निम्न आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती है। इसी तरीके से यदि डेल्टा न्यू 0 से कम है, अर्थात आपतित विकिरण की आवृत्ति परावर्तित विकिरण से कम है, तो उसे एंटी स्टोक प्रकीर्णन रेखाएं या उच्च आवृत्ति की रेखाएं कहा जाता है। रमन शिफ्ट अर्थात रमन शिफ्ट के अंदर कुल 3 प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है। रेले प्रकीर्णन रेखाएं, स्टोक रेखाएं और तीसरा है एंटी स्टोक रेखाएं। तो रेले, स्टोक और एंटी स्टोक रेखाओं को ही हम रमन स्पेक्ट्रम के नाम से प्रदर्शित करते हैं। रमन शिफ्ट अर्थात डेल्टा न्यू आपतित फोटोन एवं अणुओं के मध्य अंतःक्रिया या ऊर्जा विनिमय के कारण संपन्न होता है, जहां डेल्टा न्यू प्रयोग में लिए गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, डेल्टा न्यू जिस पदार्थ को हम काम में ले रहे हैं उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि आपतित विकिरण की आवृत्ति पर। आपतित विकिरण की आवृत्ति कोई भी ली जाए, यह आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। रमन शिफ्ट केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः किसी विशेष पदार्थ की रमन आवृत्तियां अभिलाक्षणिक होती है, जो पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने में सहायक है। किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने हेतु रमन शिफ्ट का अध्ययन तथा विभिन्न परीक्षणों का निष्कर्ष रमन प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव से प्राप्त स्पेक्ट्रम रमन स्पेक्ट्रम कहलाता है। रमन शिफ्ट तथा रमन स्पेक्ट्रम को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसमें हम एक ग्राफ प्रदर्शित किया गया है जिसमें संक्रमण दर्शाए गए हैं और ये कंपन स्तरों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सबसे बाईं ओर ऊर्जा स्तर 1 2 3 4 5 6 7 दिए हुए हैं और ये 4 सेट में दिए गए हैं। पहला है अणु द्वारा अवशोषित आवृत्ति, जिसमें चौथे ऊर्जा स्तर से अणु ऊर्जा अवशोषित करके 8वें स्तर तक संक्रमण करता है, अर्थात ν I आवृत्ति का अवशोषण करता है। 8वें स्तर से ऊर्जा उत्सर्जित कर कंपन स्तर से कण चौथे स्तर में वापस लौट आता है, अर्थात जितनी ऊर्जा अवशोषित की है पूर्ण ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं, जिसमें अवशोषित विकिरण की आवृत्ति और उत्सर्जित विकिरण की आवृत्तियां बराबर है, अर्थात डेल्टा न्यू का मान 0, इसलिए इसे हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरे में यदि
8वें स्तर से या कंपन स्तर 8 से यदि संक्रमण 7वें स्तर में, 8वें से 6ठे स्तर में या 8वें से 5वें स्तर में होता है तो इस स्थिति में डेल्टा न्यू का मान 0 से अधिक होगा, अतः इसे हम स्टॉक प्रकीर्णन कहते हैं। स्टॉक प्रकीर्णन के अंदर न्यू आई का मान न्यू एस के मान से अधिक होता है, अर्थात अवशोषित तरंग दैर्ध्य का मान या आवृत्ति का मान अधिक है और उत्सर्जित आवृत्ति का मान कम है। लेकिन अगर 8वें स्तर से अणु कंपन संक्रमण द्वारा तीसरे स्तर में, दूसरे या पहले स्तर में लौट के आता है तो इन तीनों संक्रमणों को हम एंटी स्टॉक प्रकीर्णन कहते हैं और इसमें न्यू आई का मान न्यू एस से कम है, अर्थात अवशोषित आवृत्ति या आवृत्ति कम है जबकि उत्सर्जित आवृत्ति का मान अधिक है। इन तीनों प्रकार के संक्रमणों के अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर निम्न लाइनें प्राप्त होती है, जिसमें डेल्टा न्यू की 0 अर्थात रेले लाइन केवल 1 होगी, स्टॉक लाइंस की संख्या यहाँ पर 3 है और एंटी स्टॉक लाइंस की संख्या यहाँ पर 3 है। तो इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा जिसमें 3, 3 और 1 अर्थात टोटल 7 स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है। रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम की प्रगति एवं गुणधर्म, सेकंड पार्ट है इसका, रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम की प्रगति एवं गुणधर्म। रमन शिफ्ट, डेल्टा न्यू को हम रमन शिफ्ट कहते हैं, जो 100 से 300 सेंटीमीटर प्रास का होता है, जो दूर IR या फार IR में संपन्न होता है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, ये भी IR स्पेक्ट्रम है लेकिन फार IR क्षेत्र के अंदर प्राप्त होता है। दूसरा है स्टॉक लाइंस की तीव्रता सदैव एंटी स्टॉक लाइन से अधिक होती है, जहां ताप में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि होती है। तो सामान्य ताप पर स्टॉक लाइंस जो हैं उनकी तीव्रता एंटी स्टॉक लाइन से हमेशा ही अधिक होगी, अर्थात डेल्टा न्यू का मान धनात्मक है उसकी तीव्रता अधिक और डेल्टा न्यू जो ऋणात्मक है उसकी तीव्रता कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एंटी स्टॉक लाइंस की तीव्रता में निरंतर वृद्धि होती है। रमन रेखा, तीसरा पॉइंट है रमन रेखा, अपने पितृ रेखा से सममित रूप से विस्थापित होती है और इसी को हम पेरेंटल लाइन या फर्स्ट रेखा के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं और ये रमन रेखा कहलाती है। रमन रेखा कहलाती है जो तापमान में वृद्धि के साथ विस्थापन या पृथक्करण में वृद्धि दर्शाता है। चौथा है पितृ रेखा से पृथक्करण में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता हमेशा घटती है। तो पितृ रेखा से पृथक्करण जितना ज़्यादा होगा, पितृ रेखा कौन सी है, रेले लाइन, तो रेले लाइन से पृथक्करण जितना ज़्यादा होगा एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता उतनी ही कम होती चली जाती है। परिवर्तित या पितृ रेखा में मध्य आवर्ती अंतर पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है। परिवर्तन या पितृ रेखा में मध्य आवर्ती अंतर जो हो रहा है वह पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। अब है ध्रुवणता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। ये रमन स्पेक्ट्रम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और यहाँ ध्रुवणता की संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रदर्शित की गई है। रमन प्रभाव की व्याख्या कारचीर सम्मत सिद्धांत अणुओं की ध्रुवणता पर आधारित है। इसमें एक ध्यान रखना है कि बाकी सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम ध्रुवीय अणुओं का उपयोग करते हैं, जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्रुवीय और ध्रुवीय दोनों प्रकार के अणुओं का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर जो ध्रुवणता की संकल्पना की हम व्याख्या कर रहे हैं वह अध्रुवीय अणुओं में ध्रुवणता कैसे उत्पन्न होती है और उस ध्रुवणता के आधार पर रमन शिफ्ट कैसे दर्शाया जाता है उसको प्रदर्शित करते हैं। रमन प्रभाव की व्याख्या का चिरसम्मत सिद्धांत अणुओं की ध्रुवणता पर आधारित है। विद्युत क्षेत्र में रखे गए अणु के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के विपरीत दिशा में विस्थापन के कारण अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण या म्यू उत्पन्न होता है, जिससे अणु में ध्रुवणता आती है। अर्थात किसी भी अणु के अंदर
नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे हैं उसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन यदि व्यवस्थित है तो अणु अध्रुवीय होगा, लेकिन नाभिक और इलेक्ट्रॉन अगर विपरीत दिशा में स्थापित हो जाए या उनके बीच का जो बैलेंस है वो असममितता में परिवर्तित हो जाए तो अणु में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न होता है, अर्थात ध्रुवणता आती है। इस प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र E तथा अणु की ध्रुवणता अल्फा पर निर्भर करता है। अतः हम ध्रुवणता को E और अल्फा के गुणनफल के बराबर प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां अल्फा अणु की ध्रुवणता है जो अणु की प्रकृति पर निर्भर करती है, तथा E प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र है जिसको लगाने के बाद ध्रुवणता उत्पन्न होती है, अर्थात म्यू द्विध्रुव आघूर्ण, अल्फा अणु की ध्रुवणता और E प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होती है। जब ध्रुवित हो सकने वाले अणु पर न्यू आवृत्ति के विकिरण को आपतित करते हैं तो अणु पर अनुभव किया गया विद्युत क्षेत्र E निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है, जिसको हम सूत्र के रूप में दर्शाते हैं E इक्वल टू E0 साइन 2 पाई न्यू टी, और इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 2। अर्थात जब ध्रुवित हो सकने वाले अणु पर न्यू आवृत्ति के विकिरण को आपतित करते हैं तो अणु द्वारा अनुभव किया गया विद्युत क्षेत्र E हम समीकरण 2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट में जहाँ E0 विद्युत क्षेत्र का समयावस्था परिमाण है, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ था म्यू इक्वल टू E इंटू एल्फा और E का मान रखने पर एल्फा इंटू E0 साइन 2 पाई न्यू टी समीकरण 3 के द्वारा दर्शाया जाता है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि आपतित विकिरण से उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू उसी आवृत्ति के दोलन करता है जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है, तो इसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपतित विकिरण की आवृत्ति और आवृत्ति के दोलन बराबर हैं या समान प्रकृति के हैं तो उसी को हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात आपतित विकिरण से उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू उसी आवृत्ति के दोलन करता है जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है, तो इसी को हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं। इसका मतलब यह IR स्पेक्ट्रम के अवशोष या IR विकिरण के अवशोषण के द्वारा ध्रुवण में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण में अणु की कंपन एवं घूर्णन गति पर विचार नहीं किया गया है, केवल रेले प्रकीर्णन को प्रदर्शित किया गया है। कंपन का प्रभाव ऊपर वाले में कंपन और घूर्णन पर विचार नहीं किया गया, सामान्य ध्रुवण की प्रक्रिया प्रदर्शित की गई है, लेकिन यदि अणु में कंपन और घूर्णन गति भी हो रही है तो उसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कंपन का प्रभाव कैसे इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। यदि अणु बंध के सापेक्ष कंपन कर रहा है तो इसकी कंपन आवृत्ति न्यू वी अणु की ध्रुवणता को परिवर्तित करेगी, तो कंपन आवृत्ति भी ध्रुवणता को परिवर्तित करती है। अतः एल्फा का मान यहाँ हो जाएगा एल्फा इक्वल टू एल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वी टी समीकरण नंबर 4, जहाँ न्यू 0 साम्य ध्रुवणता को दर्शाता है तथा बीटा ध्रुवणता की कंपन द्वारा परिवर्तन दर है, तो ध्रुवणता के अंदर कंपन द्वारा जो परिवर्तन होगा उसको बीटा से दर्शाया गया है। समीकरण 4 से अल्फा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अल्फा है अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वी टी, पहले था अल्फा साइन या साइन 2 पाई न्यू टी, यहाँ पे न्यू वी टी है, और समीकरण 4 से अल्फा का मान समीकरण 3 में रख दिया जाए तो समीकरण 4 से अल्फा का मान 3 में रखने के बाद ये समीकरण प्राप्त होगी। म्यू इक्वल टू अल्फा की जगह हमने रखा अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वी टी इंटू E0 साइन 2 पाई न्यू टी, ब्रैकेट ओपन करने पर प्राप्त हो जाएगा अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा E0 साइन 2 पाई न्यू टी डॉट साइन 2 पाई न्यू वी टी। चूँकि साइन A इंटू साइन B होता है 1/2 कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी के रूप में, तो यहाँ पर हम साइन A अर्थात 2 पाई न्यू टी और साइन B अर्थात साइन 2 पाई न्यू वी टी
को निम्न संबंध के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात साइन ए और बी के गुणनफल को हम कॉस के अंदर परिवर्तित करते हैं, जिससे समीकरण परिवर्तित होकर हो जाएगी म्यू इक्वल टू अल्फा 0 ई 0 साइन 2 पाई न्यू टी, ये एज इट इज रहेगा। जबकि सेकंड पद में जो था मान, उसमें से बीटा ई 0 हाफ बाहर आ जाएगा, या हाफ पहले लिख देंगे, और कॉस 2 पाई, अब इसमें ए और बी में से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो न्यू वी माइनस वी टी माइनस कॉस 2 पाई टी, और अंदर परिवर्तित मान हो जाएगा न्यू वी प्लस न्यू। तो यहाँ पे ए माइनस बी, तो ए की जगह न्यू वी माइनस बी की जगह न्यू, और सेकंड वाले पद के अंदर ए प्लस बी, तो जिसको हमने लिखा है न्यू वी प्लस न्यू, और बाकी टी और 2 पाई एज इट इज कॉमन है, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 6। समीकरण 6 में 3 पद हैं। पहले पद में साइन है 2 पाई न्यू वी टी, सेकेंड पद पे कॉस 2 पाई न्यू वी माइनस वी, और तीसरा पद है कॉस 2 पाई न्यू वी प्लस वी इंटू टी। प्रथम पद में रेले प्रकीर्णन को व्यक्त करता है, अर्थात पहला पद जो अल्फा 0 ई 0 साइन 2 पाई न्यू टी है, ये रेले प्रकीर्णन को दर्शाता है, जिसमें न्यू आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण दोनों की समान आवृत्तियों को दर्शाता है। दूसरे पद में न्यू वी माइनस वी स्टोक रेखाओं को व्यक्त करता है, और तीसरे पद में न्यू वी प्लस वी एंटी स्टोक लाइंस को प्रदर्शित करता है। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू न्यू वी माइनस वी तथा न्यू वी प्लस वी के मध्य दोलन करता है, इसे ही हम रमन प्रभाव कहते हैं। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण म्यू न्यू वी माइनस म्यू से लेकर के न्यू वी प्लस न्यू के मध्य दोलन करता है, और इसी को हम रमन प्रभाव कहते हैं। अतः रमन शिफ्ट कैसे ज्ञात की जाएगी, तो डेल्टा न्यू इक्वल टू न्यू प्लस न्यू वी माइनस न्यू घटाएंगे तो न्यू वी प्राप्त हो जाती है। ये कंपन करते हुए अणु की आवृत्ति के बराबर है। इसी तरीके से अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं घूर्णन का प्रभाव। विकिरण के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण घूर्णन करते हुए अणु का अभिविन्यास परिवर्तित होता है, जिससे अणु की ध्रुवणता अल्फा परिवर्तित हो जाती है, जिसे निम्न प्रकार लिखा जाता अल्फा इक्वल टू अल्फा 0 प्लस बीटा डैश साइन न्यू पाई 2 न्यू आर इंटू टी। तो पहले वाले समीकरण और इसमें हल्का सा परिवर्तन है। पहले हमने कंपन के प्रभाव को प्रदर्शित किया, उसमें अल्फा बराबर अल्फा 0 प्लस बीटा लिखा था, यहाँ हम बीटा डैश कर रहे हैं। वहाँ पे साइन 2 पाई न्यू वी टी लिखा था, उसकी जगह यहाँ पर हम बीटा डैश साइन 2 पाई 2 न्यू आर टी लिख रहे हैं। तो न्यू आर जो लिख रहे हैं ये 2 है, वहाँ न्यू वी लिखा था, ये इतना परिवर्तन है। जहाँ न्यू आर घूर्णन आवृत्ति है, जो पाई कोण के घूर्णन के कारण द्विपरमाणुक अणु मूल स्थिति में लौट आता है, अतः आवृत्ति 2 न्यू आर लिखी जाती है। तो घूर्णन आवृत्ति है जो पाई कोण के घूर्णन के कारण द्विपरमाणुक अणु मूल स्थिति में लौट आता है, अतः आवृत्ति 2 न्यू आर लिखी जाती है। अर्थात द्विपरमाणुक अणु है, पाई कोण का मतलब 180 रोटेट करने पर अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं, अतः आवृत्ति 2 न्यू आर लिखी जाती है, अर्थात सामान्य से दुगनी लिखी जाती है। समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में रख दिया जाए तो ये प्राप्त हो जाएगा म्यू इक्वल टू अल्फा 0 बीटा डैश साइन 2 पाई 2 न्यू आर टी इंटू ई 0 साइन 2 पाई न्यू टी। इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो अल्फा 0 ई 0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा डैश ई 0 साइन 2 पाई 2 न्यू आर टी डॉट साइन 2 पाई न्यू टी, और इसी को हम एज इट इज़ पुराने गणितीय संबंध के अनुसार हल करें तो ये प्राप्त हो जाएगा म्यू इक्वल टू अल्फा 0
E0 sin 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा डैश E0 अपॉन 2 cos 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू आर इंटू टी माइनस बीटा डैश E0 अपॉन 2 cos 2 पाई ब्रैकेट में न्यू प्लस 2 न्यू आर ब्रैकेट बंद इंटू टी, अर्थात तीन पद होंगे। पहला पद रेले रेखा को प्रदर्शित करता है, दूसरा स्टोक रेखा को और तीसरा एंटी स्टोक रेखा को दर्शाता है। तो इसे हम दिया समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 से रमन रेखाओं की आवृत्तियाँ न्यू माइनस 2 न्यू आर तथा न्यू प्लस 2 न्यू आर प्राप्त होती है, जो क्रमशः रेले, स्टोक एंड एंटी स्टोक रेखाओं को दर्शाती है। अतः रमन शिफ्ट हो जाएगा डेल्टा न्यू इक्वल टू न्यू प्लस 2 न्यू आर माइनस न्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 न्यू आर। यह आवृत्ति गुणन करते हुए अणु की आवृत्ति से दुगनी होती है, अर्थात न्यू आर से जस्ट डबल है, जो रमन शिफ्ट को प्रदर्शित करती है। अब हम ले रहे हैं रमन शिफ्ट में विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा तरंग संख्या न्यू बार के पद में घूर्णन क्वांटम संख्या जे के साथ निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। और ये समीकरण है न्यू बार इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1, जहाँ बी घूर्णन स्थिरांक h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी के बराबर होता है। रमन घूर्णन स्पेक्ट्रम में संक्रमण की तरंग संख्या परिवर्तन जे से जे डैश प्लस 1 में संक्रमण हेतु निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर जे डैश प्लस 1 नहीं है, सिर्फ जे डैश। उच्च घूर्णन स्तर है जे डैश और निम्न घूर्णन स्तर है जे, और यहाँ पर उच्च और निम्न घूर्णन स्तर की तरंग संख्याओं का अंतर डेल्टा न्यू संक्रमण की तरंग संख्या को दर्शा रहा है। समीकरण 2। जब डेल्टा जे प्लस 2 है तो घूर्णन रमन शिफ्ट की स्टोक लाइन का व्यंजक निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और ये है यदि जे से जे प्लस 2 में संक्रमण होता है तो जे डैश इक्वल टू हो जाएगा जे प्लस 2, और ऐसी स्थिति में डेल्टा न्यू बार में जे डैश की जगह लिखा है जे प्लस 2 1 प्लस 1 और बी जे प्लस 1। अब यहाँ डेल्टा जे का मान हमने प्लस 2 किया है, तब घूर्णन शिफ्ट की स्टोक लाइन का व्यंजक हमें प्राप्त होता है। डेल्टा जे प्लस में है इसलिए इसे स्टोक लाइंस के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और समीकरण 2 में मान रखने के बाद हल करने पर समीकरण 3 प्राप्त होगा, जहाँ पर डेल्टा न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा 2b इंटू 2j प्लस 3, जहाँ j निम्न घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम को दर्शाता है और इसका मान 0 1 2 3 4 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रम, रिले स्कैटरिंग, स्टोक लाइंस, एंटी स्टोक लाइंस, फिर कंपन का प्रभाव और घूर्णन का प्रभाव सब प्रदर्शित करने के बाद नेक्स्ट हमने शुरू किया है विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। और विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के अंदर यदि डेल्टा जे प्लस 2 है तो रमन शिफ्ट के स्टोक लाइन के लिए ये समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हमने समीकरण नंबर 3 कहा है, और डेल्टा न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा 2b इंटू 2j प्लस 3। और यह समीकरण 3 जिसमें j का मान निम्न घूर्णन रमन स्तर को प्रदर्शित करता है। अगर j का मान दिया गया है तो हम यहाँ पर मान रख के डेल्टा न्यू बार अर्थात रमन शिफ्ट की स्टोक रेखा की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया हम अगली क्लास में लेंगे।